जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप लोग अच्छे हैं, मुझे आशा है कि आप लोग परीक्षाओं की तैयारी भली भांति तन मन धन से पूर्ण रूप से लग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव क्लास के अलावा हमने एक जिसको कहते हैं कि एक नई सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें पिछली परीक्षाओं में जितने भी पिछली परीक्षाएं हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम व्याख्यात्मक रूप से हल करते हैं। और क्योंकि पिछली परीक्षाओं के बारे में जब आपको प्रश्न पता चल जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको आगे की परीक्षाओं में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एक प्रकार का आइडिया आपको लग जाएगा। आज क्लास हिस्ट्री का नहीं चल पाया था रात में 10 बजे जो चलता है। इसका एक कारण था कि लाइट की समस्या होने के कारण, और लेकिन ये जो समस्या है इसको बहुत ही जल्द निराकरण कर लिया जाएगा। मतलब इसी में 2-4 दिन के बाद इससे ये समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद सभी क्लास टाइम टू टाइम चलने लगेंगे। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आप लोग भी समय से इंतज़ार किए लेकिन क्लास नहीं चल पाई थी। ठीक है, हम लोग इस प्रश्नों पर चलते हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं पॉलिटी के। तो पहला प्रश्न है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। लिखा है 1 समाजवादी, 2 प्रजातांत्रिक, 3 सार्वभौमिक और 4 धर्मनिरपेक्ष। इसमें कहा गया है कि क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है उन प्रस्तावना में इन शब्दों का उल्लेख किया गया है, तो क्रम कौन सा है, पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया है, बाद में कौन सा शब्द है, एक क्रम आपको दर्शाना है। तो ध्यान देना, क्रम के अनुसार सबसे पहले सार्वभौमिक शब्द लिखा गया है, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, इन शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है कई मामलों में, जबकि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। दिया गया संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, यानी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में भारतीय संसद एक नया राज्य बना सकती है। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का गठन, और अनुच्छेद 3 के तहत आप जानते हो कि उसमें कहा गया है राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 1 में सभी राज्यों का नाम लिखा गया। अनुच्छेद 4 में आप जानते हैं कि कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 यानी नए राज्यों का गठन और नाम और सीमा में परिवर्तन, इसको विशेष संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी इसे अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होता है उसके दायरे में इसे नहीं रखा जाएगा, ये सामान्य संशोधन होगा। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन सा शब्द है, कौन कौन से हैं ये, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। और इसको आप जानते हो कि इस संविधान संशोधन में सबसे ज़्यादा बड़ा संशोधन है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से शब्द जो संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो इसमें दिया गया है समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये दिया गया है। तो ध्यान देना कि इसमें समाजवाद और
पंथ निरपेक्ष ए है, लेकिन ग्राम स्वराज, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये शब्द नहीं जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष इन शब्दों का प्रयोग किया गया था 42वें संविधान संशोधन। तो इसमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही है, समाजवाद सही है और पंथ निरपेक्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो गणतंत्र का मतलब होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका मतलब होता है गणतंत्र है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कहा गया है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। मतलब भारत के संविधान का मुख्य लक्ष्य क्या है, उनके नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है। एक है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है अवसर की समानता और चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख रहे हैं। तो ध्यान देना, ये सभी यानी भारतीय संविधान का जो प्रमुख लक्ष्यों में ये सभी है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी उसको मिले, व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता रहे, अवसर की भी समानता हो और व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी बनी रहे, ऐसा संविधान में लक्षित है। ठीक, ऐसा संविधान में लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, यानी संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है, इसको लिखा गया। तो आप जानते हो कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ पहले लिखा गया हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी इसमें पूरे भारत को समाहित किया गया है। संविधान को बनाने में प्रयास किया गया, इसमें लिखा गया हम भारत के लोग, भारत की एकता और अखंडता, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया गया। इसका मतलब पूरा भारत मिलकर संविधान बनाया है, इसलिए इसमें लौकिक सार्वभौमिकता की झलक मिलती है। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन, कौन सा सही है? इसमें 4 ऑप्शन है, एक सही होगा। तो इसमें कहा गया है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो बिल्कुल ये सही है, पहला ही सही हो गया, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन शब्दों का को भारत के प्रस्तावना में आप जानते हो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में, तो पहला ही सही है और सब तो गलत है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिखा गया है कि कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या है? तो ध्यान देना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, यही होता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य। तो 8 में ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। कौन सा सही है? दिया गया है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत्योगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही, पहला बिल्कुल सही है। आप जानते हो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू द्वारा 11 दिसंबर 1946 को लाया गया और आप जानते हो कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है
इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही। इसकी जो उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये तीसरा बिल्कुल गलत है। उद्देश्य में भी संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। केवल तीसरा गलत है, तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी एकदम सही है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। 10 वस्तु स्थिति क्या थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र रहेगा, बिल्कुल सही। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि अपना देश खुद अपना निर्णय लेगा, ये किसी दूसरे देश के साथ कोई निर्णय नहीं मांगने जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सही है। पहला है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। दूसरा है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 11 में सी बिल्कुल सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। समानता का एक मौलिक अधिकार भी है, समता एवं समानता का अधिकार। आगे आप देखेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 12 में है। तो सही धर्मनिरपेक्ष का मतलब ऑप्शन डी देखिए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो ध्यान देना, 1975 अखंडता ये आप ध्यान देना, ये 1976 में जोड़ा गया था, इसलिए 1975 में सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। मतलब भारतीय संविधान की उद्देशिका में ही नहीं है, कौन सा शब्द है। तो समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण ये उद्देशिका में नहीं है। तो 14 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यानी किस वाद में कहा कि उद्देशिका संविधान का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिएगा, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका भी संविधान का भाग है। एक धारणा प्रस्तुत कर दिया कि उद्देशिका भी संविधान का पार्ट है। ध्यान देना, इन सब प्रश्नों को आप लोग को तब अच्छे से यानी कर पाएंगे। पहले पढ़िए आप इस चैप्टर को, आप संविधान पहले पढ़ लीजिए। हमारे इस
यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको भारतीय संविधान मिलेगा। भारतीय संविधान, जो लोग संविधान नहीं पढ़े पहले भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो को देख लें, उसके बाद इस प्रकार के प्रश्नों को हल करें। प्रश्नों को हल करने का तरीका है, जैसे हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रश्न आपको समझ में आ गया, उसके बाद हम आंसर बताते हैं। तो आंसर बताने से पहले आप वीडियो को रोक लेंगे, पॉज कर लेंगे। उसके बाद आप खुद उसका एक टिक करेंगे कि ए सही है, बी सही है या डी सही है। इसको अपने दिमाग में रख लेंगे कि बी सही है। उसके बाद जब वीडियो को प्ले करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हाँ कौन सही है। तब आप अपने आप को एक प्रकार से आंक सकते हैं कि हाँ हम कितना सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो जो अध्यक्षात्मक सरकार है ये भारतीय संविधान में नहीं है। जैसे आप अमेरिका के संविधान में देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है। 17 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। तो ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो संप्रभुता है। संप्रभुता ही राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो कई बार एक क्रम देख रहे हैं आप, पूछ लिया जा रहा है। इसमें सबसे पहले आप ध्यान देना, इस प्रकार क्रम याद रखना। सबसे पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ये बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ध्यान देना, संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मतलब उनकी व्याख्या किसमें की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों एवं आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ पर की गई है? क्वेश्चन नंबर 20 है। तो ध्यान देना, इसको मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इस प्रकार की व्याख्या की गई है। तो इसमें ऑप्शन सी है। 21 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, और चाहे विचार की स्वतंत्रता हो, विश्वास की स्वतंत्रता हो या विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सब है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में डी सही है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन शब्द सम्मिलित नहीं थे? इसमें देखना है कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे। ध्यान देना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कौन सम्मिलित नहीं थे, तो क्योंकि 1976 में सब जोड़े गए तो 1949 में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? तो इसलिए यानी पहला, दूसरा, तीसरा सम्मिलित नहीं थे, यानी इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं। संविधान में दिया गया आमुख, संविधान में दिया गया आमुख दिया गया है न्यायालय में लागू होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे तो इसमें ध्यान देना, सही उत्तर का चयन कौन है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता। तो प्रस्तावना के बारे में ये बात कही गई है, प्रस्तावना के बारे में, आमुख मतलब वह प्रस्तावना के बारे में क्या उपयोगिता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखेंगे, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से और समान रूप से मानव है, एक सिद्धांत किसमें जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखिए, तो इस सब क्या है? सार्वभौमिकता सिद्धांत में कहा गया है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य को भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था, तो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। रूस को 1991 से पहले पूर्व सोवियत संघ भी कहा जाता था, तो पूर्व सोवियत संघ जब लाया गया था, लेकिन बाद में वही रूस उसका प्रमुख हो गया था, तो इसमें सी सही है। आगे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। राज्यसभा के गठन में अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, इस प्रकार का विचार आया, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। तो 27 को हम देखते हैं, कहाँ से ये प्रभावित हुए थे, यानी 12 सदस्यों को मनोनयन कहाँ से लिया गया राज्यसभा में, यानी अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन ये है। तो ध्यान देना, ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल भारत की देन है। आप जानते हो जब भारत में संसद की कार्रवाई चल रही होती है तो 12 बजे से 1 बजे तक जो सदन की कार्रवाई होती है उसे शून्यकाल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग चलेंगे। कहा गया है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? मतलब राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न 29 में पूछ रहा है। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे भाग 4 में रखा गया है, आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखेंगे, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? मतलब अमेरिका, तो क्योंकि अब अमेरिका से क्या लिया गया है, इन ऑप्शन में अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछा गया है अमेरिका से क्या लिया गया है, क्योंकि जो अमेरिका से लिया गया है वो अमेरिका और भारत का समान होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक, उच्चतम न्यायालय ये अमेरिका से लिया गया।
क्वेश्चन नंबर 31 आप देखेंगे, दिया गया है सूची फर्स्ट, मिलान करना है। सूची फर्स्ट, राज्य के नीति सिद्धांत ये आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ये कनाडा से लिया गया है। तो इस प्रकार इसको मिलान करने से देखा गया तो A3 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। A3 उसके बाद बी मौलिक अधिकार अमेरिका से, B5 तो B5 A3 B5 समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया C1 तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घृत कहाँ से ली गई है। भारत में समवर्ती सूची कहाँ ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, अभी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 33 विधि का शासन, क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसे दिया गया विधि का शासन, ये कहाँ से लिया गया है, यानी A2 यानी विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया B3 यानी जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो सिर्फ ये चीज़ कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसमें। आगे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 सूची फर्स्ट, मूल अधिकार मौलिक अमेरिका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली ये यूके से लिया गया है, यानी A2। तो जैसे ना, अगर आपको पता है A2 या तो A होगा या तो C होगा, ठीक, या तो A होगा या तो C होगा। कह रहा है शासन की संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली यानी कह रहा B1 A वाले में तो है नहीं, इसलिए B वाले में B1 यहाँ है, B1 यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर आगे नहीं भी आ रहा है तब भी आप ऑप्शन सी इसको लगा देंगे। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। और राज्य का नीति तत्व आप जानते हो आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखेंगे, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। लोकहित मुकदमा कहाँ शुरू हुआ था, तो ध्यान देना, USA में लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, USA अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 36 न्यायिक पुनर्अवलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनर्अवलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल USA में है, भारत USA दोनों में है, केवल UK में है, आप इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 तो ध्यान देना, क्योंकि भारत अमेरिका से लिया है तो भारत में तो है ही है, अमेरिका में भी है। तो न्यायिक पुनर्अवलोकन अनुच्छेद 137 में है, याद रखना, आर्टिकल 137। क्वेश्चन नंबर 37 सब लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 37 में कहा गया कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है,
ये बिल्कुल सही है। संघीय प्रणाली अमेरिका में, तो कौन सा सत्य है? एक ही सत्य है, पहला ही सत्य निकल गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है? ये पूछा गया है कि न्यायिक पुनर्अवलोकन की प्रणाली है। तो भारत की प्रणाली और ब्रिटेन की प्रणाली में वास्तविक और नाम मात्र दोनों की प्रकार की कार्यपालिका ये भारत और ब्रिटेन दोनों में है। सामूहिक उत्तरदायित्व ये भारत में भी है, ब्रिटेन में भी है, क्योंकि भारत में जो ये प्रणाली है ब्रिटेन से ही ली गई थी। द्विसदनीय विधायिका ये भी है, लेकिन न्यायिक पुनर्अवलोकन ये ब्रिटेन में नहीं है, क्योंकि भारत ने इसे अमेरिका से लिया था। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखेंगे। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 39 कहा गया ये वाला। तो ध्यान देना, संघात्मक व्यवस्था कनाडा ऑप्शन ए है और थोड़ा कट गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कनाडा से लिया गया। आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 हम देखेंगे। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या है? संविधान के बृहद होने के क्या कारण है? 42 क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे। तो ध्यान देना, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसलिए बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 43 आप देखिए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। क्वेश्चन नंबर 44 आप देखेंगे। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक या संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? 44 में किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान के पिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत लक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं थी, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती थी, गलत है। तो इसमें 1, 2, 3 सही है। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 आप देखेंगे। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है? 46 में आप देखेंगे। तो राष्ट्रीय पद्धति की सरकार ये सही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य ये भी सही है। संसदीय पद्धति की सरकार ये भी सही है। संघीय नीति ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 आप देखिए। निम्नलिखित में से किससे विधि निर्धारित यानी विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? किससे पता चलता है भारत का संविधान परिसंघीय है? तो ध्यान देना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण से पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय संविधान है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। क्वेश्चन नंबर 48 में तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, इसमें ध्यान देना, दोनों सही है। ऑप्शन आप जानते ही हैं, व्याख्या है कि नहीं है, दोनों सही है और व्याख्या भी है। तो आप लोग
इस वीडियो को अगर पसंद हो तो मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ, इस प्रकार के वीडियो और सभी विषय के जितने भी पेपर टॉपिक हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे गए, उसको बनाया जाए। तो निश्चित रूप से हम उसको बनाते हैं। आज हम लोग यहीं तक, कल यानी दूसरे टॉपिक के साथ हम लोग इसमें देखेंगे, मतलब संविधान का ही टॉपिक रहेगा। आगे वाले टॉपिक बहुत सारे प्रश्न और लेकर आएंगे। तो जय हिंद, गुड नाइट।